नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल से संबंधित प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में भी हम विगत परीक्षाओं में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? 1. रासो साहित्य से, 2. सिद्ध साहित्य से, 3. लोक साहित्य से, 4. इनमें से कोई नहीं। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? रासो साहित्य से, सिद्ध साहित्य से, लोक साहित्य से या 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, सिद्ध साहित्य से। वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। निम्न में से सिद्ध कवियों के बारे में सत्य हैं। निम्न में से सिद्ध कवियों के बारे में सत्य हैं। 1. सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। 2. इनकी संख्या 95 में बताई गई है। 3. इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रबल समर्थन किया। 4. इनकी भाषा शैली का उपयोग अमीर खुसरो ने भी किया। निम्न में से सिद्ध कवियों के बारे में सत्य हैं। 1. सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। 2. इनकी संख्या 95 में बताई गई है। 3. इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रबल समर्थन किया। 4. इनकी भाषा शैली का उपयोग अमीर खुसरो ने भी किया। सही आंसर होगा 1 नंबर। निम्न में से सिद्ध कवियों के बारे में सत्य है कि सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया और इनकी भाषा शैली का उपयोग अमीर खुसरो ने नहीं किया। अतः सिद्ध कवियों के बारे में सत्य है पहला, सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। नाथ कवियों के बारे में असत्य हैं। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में जाने जाते हैं तथा इंगला पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नामों के अंतर साधना के मुख्य अंग है। 2. गोरखनाथ ने पंतजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। 3. नाथों ने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता, मध्यम मांस के त्याग का अनुरोध किया। 4. कर्मकांड तथा वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रबल समर्थन किया। नाथ कवियों के बारे में असत्य है कि नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में जाने जाते हैं तथा इंगला पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नामों की अंतस्थ साधना के मुख्य अंग है। सही है। गोरखनाथ ने पंतजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, ये भी सही है। नाथों ने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता, मध्य सम्मान के त्याग का अनुरोध किया, ये भी सही। कर्मकांड तथा वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रबल समर्थन किया, ये गलत होगा क्योंकि इसका सही आंसर भी होगा 4 नंबर, क्योंकि नाथों ने कर्मकांड तथा वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रबल विरोध किया था। इसका प्रबल विरोध किया था। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? 1. परशुराम चतुर्वेदी,
2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य शुक्ल, 4 पीताम्बर दत्त बड़तवाल। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? 1 परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य शुक्ल, 4 पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इसका सही आंसर होगा 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। बीसल देव रासो रचना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी बीसल देव रासो रचना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 1 इसके कवि नरपति नाल हैं। 2 इसमें राजा के शौर्य पराक्रम का वर्णन है। 3 यह गीत नृत्यप्रक रासो परंपरा का ग्रंथ है। 4 यह शुद्ध लोक रंजन की रचना है। यानी बीसल देव रासो इसके कवि नरपति नाल है, इसमें राजा के शौर्य पराक्रम का वर्णन है। 3 यह गीत नृत्य प्रक रासो परंपरा का ग्रंथ है। 4 यह शुद्ध लोक रंजन की रचना है। इसका सही आंसर होगा 2 कि बीसल देव रासो रचना के बारे में असत्य कथन है कि इसमें राजा के शौर्य पराक्रम का वर्णन है, क्योंकि यह श्रृंगार परक रचना है। गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी, प्राण सांकली, आत्मबोध आदि का गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी, प्राण सांकली, आत्मबोध आदि का गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? 1 डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य शुक्ल, 4 विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। 1 डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य शुक्ल, 4 विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी, प्राण सांकली, आत्मबोध आदि का गोरखवाणी नाम से संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता है। यानी हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता है। 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 चतुरसेन शास्त्री, 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 4 विश्वनाथ तिवारी। 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 चतुरसेन शास्त्री, 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 4 विश्वनाथ तिवारी। इसका सही आंसर होगा 3। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है। यानी कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार 1 मत्स्येंद्र नाथ, 2 गोरखनाथ, 3 जालंधर नाथ, 4 गोपीचंद्र नाथ। यानी कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार 1 मत्स्येंद्र नाथ, 2 गोरखनाथ, 3 जालंधर नाथ, 4 गोपीचंद्र। इसका सही आंसर होगा 1। यानी कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ है। यानी मत्स्येंद्र नाथ है। कौन से नाथ है? मत्स्येंद्र नाथ है। कीर्तिलता का गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की है? कीर्तिपता और गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की है? 1 विद्यापति, 2 रत्नाकर, 3 मतीराम, 4 उमापति। 1 विद्यापति, 2 रत्नाकर, 3 मतीराम, 4 उमापति। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर विद्यापति। यानी कीर्तिलता
कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली रचनाएं विद्यापति की है और इनकी प्रमुख रचना का नाम है पदावली, जो मैथिली भाषा में लिखी गई है, जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। इनकी प्रमुख प्रसिद्धि का आधार है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? 1. प्राकृत से, 2. संस्कृत से, 3. पाली से, 4. प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? 1. प्राकृत से, 2. संस्कृत से, 3. पाली से, 4. प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। इसका सही आंसर होगा 4. प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन काव्य धारा में कौन सा साहित्य नहीं है? 1. सिद्ध साहित्य, 2. जैन साहित्य, 3. सिख साहित्य, 4. नाथ साहित्य। आदिकालीन काव्य धारा में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य उपलब्ध नहीं होता? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सिख साहित्य और नाथ साहित्य। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, सिख साहित्य। सिख साहित्य आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं होता है। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 1. सिद्ध साहित्य दोहों व चर्या पदों में है। सिद्ध साहित्य दोहों व चर्या पदों में है। 2. सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। 3. सरप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। सरप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। 4. सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। तो सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी सिद्ध साहित्य दोहों एवं चर्या पदों में है, ये एकदम सही है। सिद्ध सरप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि, ये भी सही है। और सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य, ये भी सही है। तो असत्य होगा 2 नंबर। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, यानी कि सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल ना होकर संधा है, संधा या संध्या भाषा है, संधा या संध्या भाषा है। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? 1. सिद्ध साहित्य, 2. जैन साहित्य, 3. नाथ साहित्य, 4. रासो साहित्य। यानी नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है? 1. सिद्ध साहित्य में, 2. जैन साहित्य में, 3. नाथ साहित्य में, 4. रासो साहित्य में। इसका सही आंसर होगा 3. नाथ साहित्य में। नारी का निंदा व उपेक्षा का भाव नाथ साहित्य में मिलता है। खालिक बारी, 9 सिफर, 2 सुखने, पहेलियां के रचनाकार कौन है? यानी खालिक बारी, 9 सिफर, 2 सुखने, पहेलियों के रचनाकार कौन है? 1. दाऊद, 2. राबिया, 3. अबुल हसन खुसरो, 4. निजामुद्दीन औलिया। 1. दाऊद, 2. राबिया, 3. अबुल हसन खुसरो, 3. निजामुद्दीन औलिया। इसका सही आंसर होगा 3. अबुल हसन खुसरो, यानी कि अबुल हुसैन या अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन खुसरो था। और उनकी प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, 9 सिफर, 2 सुखने, पहेलियां, गजल
डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, यानी डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। एक, राजा बांकीदास कृत सुकवि 32 में। दो, ज्योतिरीश्वर कृत वर्ण रत्नाकर में, यानी ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर में। तीन, कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दोहा में। चार, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक में, यानी डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग मिलता है राजा बांकीदास कृत सुकवि 32 में। दो, ज्योतिरीश्वकृत वर्ण रत्नाकर में। तीन, कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दोहा में। चार, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक में। इसका सही आंसर होगा एक, यानी डिंगल का सबसे पहले प्रयोग राजा बांकीदास कृत सुकवि 32 में मिलता है। बीसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? बीसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? एक, आषाढ़ से। दो, कार्तिक के मास से। तीन, श्रावण से। चार, वैशाख के, यानी एक, आषाढ़ के मास से। दो, कार्तिक। तीन, सावन या श्रावण के मास से। चार, वैशाख से। इसका सही आंसर होगा तीन। बीसल देव रासो का 12 मासा यानी विरह का वर्णन श्रावण मास से प्रारंभ होता है। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? एक, जैन। दो, बौद्ध। तीन, सिद्ध पंथ। चार, नाथ पंथ। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? एक, जैन पंथ के। दो, बौद्ध। तीन, सिद्ध। चार, नाथ पंथ। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, नाथ पंथ। नाथ पंथ के लोगों को कनफटे योगी कहा गया है। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? एक, फागु। दो, रास काव्य। तीन, चरित काव्य। चार, चंपू काव्य। एक, फागु। दो, रास काव्य। तीन, चरित काव्य। चार, चंपू काव्य। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, रास। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली रास काव्य शैली है। किस रासो ग्रंथ में आला और उदल नामक 2 वीर सामंतों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है? किस रासो ग्रंथ में आला और उदल नामक 2 वीर सामंतों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है? एक, परमाल रासो आलाखंड। दो, हमीर रासो। तीन, कुमार रासो। चार, पृथ्वीराज रासो। एक, परमाल रासो। दो, हमीर रासो। तीन, कुमार रासो। चार, पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, परमाल रासो। यानी परमाल रासो में आला व उदल नामक 2 वीर सामंतों का वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है। जैन साहित्य की विशेषता नहीं है। जैन साहित्य की विशेषता नहीं है। एक, जाति वर्ण भेद से परे, यानी जाति वर्ण भेद से परे। दो, चमत्कार द्वारा जनता में प्रभाव। तीन, लोक प्रचलित विश्वासों एवं आख्यानों का जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तुतिकरण। चार, कर्म की विशुद्धता पर जोर। यानी जैन साहित्य की मुख्य विशेषता नहीं है। एक, जाति वर्ण भेद से परे। दो, चमत्कार द्वारा जनता में प्रभाव। तीन, लोक प्रचलित विश्वासों एवं आख्यानों का जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तुतिकरण। चार, कर्म की विशुद्धता पर जोर। इसका सही आंसर होगा 2, जनता द्वारा चमत्कार द्वारा जनता में प्रभाव। जैन साहित्य की मुख्य विशेषता, एक तो जाति वर्ण भेद से परे रहकर इन्होंने रचनाएं की, तो
दूसरा, लोक प्रचलित विश्वासों एवं आख्यानों का जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। चौथा, कर्म की विशुद्धता पर जोर दिया। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। चमत्कार द्वारा जनता में प्रभाव इनके साहित्य में नहीं मिलता है। आदिकालीन अपभ्रंश का जैन साहित्य है, यानी आदिकालीन अपभ्रंश का जैन साहित्य है। एक, जिन पदम सूरिरास सार मूर्ति का, जिन पदम सूरिरास सार मूर्ति का। तो गौतम स्वामीरास उदयवर्त का, गौतम स्वामीरास उदयवर्त का। 3, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का। 4, पंच पांडव चरित्रास शालिभद्र सूरी का। आदिकालीन अपभ्रंश का जैन साहित्य है, जिन पदम सूरिरास सार मूर्ति, गौतम स्वामीरास उदयवर्त। 3, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी। 4, पंच पांडव चरित्रास शालिभद्र सूरी। इसका सही आंसर होगा 3, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी आदिकालीन अपभ्रंश का जैन साहित्य है। कनपटा योगियों की विशेषता नहीं है। इन्होंने नाथ पंथ को स्वीकार किया। 2, ये गेरुए वस्त्र पहनते थे। 3, इनका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में था। 4, ये षट चक्र वेदन के साथ कर्म कांड को भी महत्व देते थे। कनपटा यानी नाथ पंथ, कनपटा यानी नाथ पंथ ने योगियों की विशेषता ने नाथ पंथ को स्वीकार किया। ये गेरुए वस्त्र पहनते थे। इनका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में भी था, यानी कनपटा यानी कि नाथ पंथ का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में था। और ये षट चक्र वेदन के साथ कर्म कांड को महत्व देते हैं। इसका सही आंसर होगा 4। कनपटा योगियों की विशेषता की इन्होंने ये षट चक्र वेदन को तो महत्व देते थे, लेकिन कर्म कांड को महत्व नहीं देते थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा 4। परमाल रासों का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया था? परमाल रासों का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया था? 1, 1856 में ईस्वी। 2, 1965 ईस्वी। 3, 1866 ईस्वी। 4, 1865 ईस्वी। यानी परमाल रासों का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया? 1, 1856 ईस्वी। 2, 1965। 3, 1866। 4, 1865 ईस्वी। सही आंसर होगा 4, 1865 ईस्वी। तत्कालीन फर्रुखाबाद के कलेक्टर, तत्कालीन फर्रुखाबाद के जिलाधीश या जिला कलेक्टर ने 1865 ईस्वी में परमाल रासों का प्रकाशन करवाया। राउलवेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं? राउलवेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं? 1, वीर काव्य। 2, श्रृंगारिक लौकिक काव्य। 3, शुद्ध धार्मिक काव्य। 4, आध्यात्मिक काव्य। यानी राउलवेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं? 1, वीर काव्य। 2, श्रृंगारिक लौकिक काव्य। 3, शुद्ध धार्मिक काव्य। 4, आध्यात्मिक काव्य। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, यानी राउलवेल एवं संदेश रासक श्रृंगारिक लौकिक काव्य हैं। कैसा है? श्रृंगारिक लौकिक काव्य हैं। राउलवेल के रचनाकार रोड़ा कवि है और संदेश रासक के अब्दुल रहमान है। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक है। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि
नामक पुस्तक के लेखक है। 1 मिश्र बंधु, 2 गंगा प्रसाद सिंह, 3 शिव सिंह सेंगर, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक है। 1 मिश्र बंधु, 2 गंगा प्रसाद सिंह, 3 शिव सिंह सेंगर, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर गंगा प्रसाद सिंह हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? 1 रासक, 2 रसिक, 3 रास, 4 रासो। 1 रासक, 2 रसिक, 3 रास, 4 रासो। सही आंसर होगा 2 नंबर रसिक। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हैं। रासक शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। रास शब्द से डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं। और रसायन शब्द से रसायन से आचार्य शुक्ल और राजसूय से गारसा दतासी राजसूय या राजसु से मानते हैं। प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? 1 1913 में, 2 1920, 3 1926 ईस्वी, 4 1934 में। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1 1913, 2 1920, 3 1926, 4 1934 में। इसका सही आंसर होगा 4। यानी मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में हुआ और प्रथम तीन भाग 1913 में प्रकाशित हुए। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? मेरुतुंग तथा आनंद तिलक ने, 2 नये नंदी तथा देवसेन ने, 3 हरिभद्र सूरी तथा रामसेन ने, 4 दैवय वज्र तथा मुनिदत्त ने। तो 1 मेरुतुंग तथा आनंद तिलक ने, 2 नये नंदी तथा देवसेन ने, 3 हरिभद्र सूरी तथा रामसेन ने, 4 अदय वज्र तथा मुनिदत्त ने। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर यानी दवे वज्र तथा मुनिदत्त ने सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम दिया। नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? 1 अब्दुल रहमान, 2 अबुल हसन, 3 रसखान, 4 रहीमदास। नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? 1 अब्दुल रहमान, 2 अबुल हसन, 3 रसखान, 4 रहीमदास। सही आंसर होगा 2 अबुल हसन। नजरान ए हिंदी अबुल हसन की काव्य कृति है। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है?
यानी किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? एक, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। दो, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल। तीन, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास राम नरेश त्रिपाठी। चार, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? एक, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। दो, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल। तीन, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास राम नरेश त्रिपाठी। चार, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा एक, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? यानी वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? एक, राष्ट्रीयता की भावना। दो, युद्धों का सजीव वर्णन। तीन, कल्पना की प्रचुरता। चार, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। एक, राष्ट्रीयता की भावना। दो, युद्धों का सजीव वर्णन। तीन, कल्पना की प्रचुरता। चार, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसका सही आंसर होगा एक, यानी वीर गाथा काल में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव पाया जाता है। इसमें वीर गाथा काल में युद्धों का सजीव वर्णन है, कल्पना की भी प्रचुर मात्रा है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीयता की भावना। मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें चंद पूर्व हिंदी का विवरण है। दो, रीतिकालीन कवियों का विवरण है। तीन, उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। चार, उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाकारों का पता नहीं है। मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें चंद पूर्व हिंदी का विवरण है। दो, रीतिकालीन कवियों का विवरण है। तीन, उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। चार, उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाकारों का पता नहीं है। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, यानी अज्ञात काल में उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम और आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।